नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। आज अपने डिस्कस करेंगे फायर इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपना पहला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, उसके बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, और पूरा सिलेबस अपने कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। मैं आपको अपनी तरफ से पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। कि फायर जो लाइन होती है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है फायर लाइन के अंदर कि फायर होती क्या है, आग क्या है। तो फायर का मीनिंग होता है फाइंड इंफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्ट एंड एक्सटिंग्विश, यानी कि आग को पहले खोजना, उसकी सूचना देना, आग की सूचना देने के बाद में उसको रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट यानी रोकना, और लास्ट में है एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाना। तो फायर को अपने इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले अपने को उसको खोजना है, आग लगी कहाँ पर है, फिर उसकी सूचना देनी है, फिर उसको रोकना है और लास्ट में बुझाना है। तो सबसे पहले अपने आग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ओवरऑल कि बेसिकली आग वही है जो आप घरों में खाना बनाते हो या फिर अदर जहाँ भी आप आग देखते हो, अगर ठंड है उसके अंदर आप अपने आग जलाते हैं लकड़ी से या फिर गैस से, वो सभी आग है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंदर धुआं, रोशनी और ताप निकलता है, तो इसे अपनी आग बोलते हैं। ऐसा कोई भी मटेरियल आप देख लीजिए जिसके अंदर से धुआं, रोशनी और ताप निकलता हो, वह आग है। तो यहाँ पे अगर लाइट का अगर अपने एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने यहाँ पे लाइट लगा रखी है, तो इसमें से रोशनी आ रही है, इसमें से ताप नहीं आ रहा, मुझे इतनी हीटअप नहीं हो रही। बट अगर अपने जो बल्ब देखते हैं पुराने टाइप के CFL को छोड़ के, तो उनके अंदर हीट भी जनरेट होती है लेकिन उनमें से धुआं नहीं निकलता। तो एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना, तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो उसे अपने बोलते हैं आग। आग जो होती है वह 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है जिसे अपने ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो ट्रायंगल है ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान है। तो आग में भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 तत्व होते हैं, 3 पदार्थ होते हैं जो तीनों एक समान रेशो में होते हैं, तब आग लगती है। तो वो कौन कौन से हैं? उसमें होता है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल का मीनिंग है आप कोई भी मटेरियल समझ सकते हैं जो ज्वलनशील हो, जो कंबस्टेबल हो, वह फ्यूल कहलाता है। ऑक्सीजन अपने को वातावरण से मिलती ही है और ऑक्सीजन आग को भी वातावरण से ही मिलती है। और तीसरा है हीट। हीट जो होती है इसका मीनिंग है एक इग्निशन सोर्स, आग को जलाने के लिए। जब भी अपने कोई आग जलाते हैं तो सबसे पहले एक माचिस की तीली से आग जलाते हैं ना, तो वैसे ही है, आग को जलाने के लिए एक इग्निशन सोर्स चाहिए। कोई भी छोटी सी चिंगारी या कुछ भी आप मान लीजिए, तो वह एक इग्निशन सोर्स है जिसके कारण आग लगती है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, यानी कि ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, इन तीनों का एक समान रेशियो, एक समान अनुपात आग कहलाता है। अभी आपके आसपास जहां भी आप बैठे हो वहां पे फ्यूल भी होगा, वहां पे ऑक्सीजन भी होगा और वहां पे हीट भी होगा, नॉमिनल हीट तो होगी। तो इन तीनों चीज़ों पे होने के बावजूद भी आग नहीं लगती। अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो आपके आसपास कोई भी ज्वलनशील मटेरियल हो सकता है, जिस बेड पे आप बैठे हो वो हो सकता है, या जिस चेयर पे आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो वह चेयर हो सकती है, वह टेबल हो सकता है, या आपके हाथ में जो फ़ोन है वह भी ज्वलनशील पदार्थ है। लेकिन उस फ़ोन को या फिर उस टेबल को, उस बेड को जहाँ पे आप हो, वहाँ पे ऑक्सीजन भी आपको मिल रही है और हीट भी, ऑब्वियस सी बात है, हीट तो है ही, तो आग नहीं लगती। इसका रीज़न क्या है आप मुझे कमेंट में बताना। मैंने आपको बता दिया है इन तीनों चीज़ों का एक समान रेशो होना चाहिए। इनमें क्या चीज़ कमी रह रही है वह आप मुझे कमेंट में बताना। अब आग को जलने के लिए जो तीनों एलिमेंट्स हैं अपने, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इन तीनों का समान रेशो ही आग कहलाता है और इन तीनों को अपने एक साथ बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ऑफ फायर। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, ट्रायंगल ऑफ फायर की, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल ऑफ फायर में से चाहे मैं फ्यूल को हटाऊं, चाहे मैं ऑक्सीजन को हटाऊं, चाहे मैं तापमान को हटाऊं, इन तीनों में से मैं अगर किसी भी एक को हटा देता हूं या इस किसी एक को थोड़ा कम कर देता हूं तो आग बुझ जाएगी। अब उसका लॉजिक क्या है कि इन तीनों का एक समान रेशो था, आग जल रही थी। मैंने क्या किया कि अगर कोई चूल्हे में जैसे आग जल रही है तो मैंने क्या किया कि जिस लकड़ी में आग जल रही है उस लकड़ी को वहाँ से हटा दिया, तो अब आग कितनी जलेगी?
उसको आग को जो जलने के लिए जो मटेरियल चाहिए था, वो लकड़ी थी, वो जो जल रही थी, उसको ही मैंने हटा दिया, तो अब जितनी उस चूल्हे के अंदर बची है लकड़ी उतनी जल के बुझ जाएगी। एक दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एक माचिस की तिल्ली होती है, उसको अपनों ने जलाया, जलाने के बाद जितनी वो माचिस की तिल्ली है उतना तो जल जाएगा, उसके बाद में उसको कुछ मिला ही नहीं, जलने के लिए कोई सोर्स ही नहीं मिला, तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। तो ये तो रहा ऑटोमेटिक बुझने का तरीका, बट अपनों ने इसमें कुछ किया नहीं, कुछ एफर्ट्स नहीं डाला, अपनों ने कुछ हटाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जल रहा था। ठीक है, चूल्हे में से लकड़ी जरूर अपने ने हटाई थी, बट तिल्ली में से अपने ने कुछ भी नहीं हटाया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बुझ गई। अब अपने हटाना सीखेंगे। तो ट्रायंगल ऑफ फायर में से अपने पहले बात करते हैं फ्यूल की। ईंधन, ईंधन क्या होता है? वह सभी कंबस्टेबल पदार्थ जो जल सकें, वह सभी कंबस्टेबल पदार्थ जो हैं जो जल सकते हैं वह फ्यूल कहलाते हैं, वह ईंधन कहलाते हैं। अब आप कोई भी मटेरियल देख लीजिए जो जलता हो, वो कंबस्टेबल हो, कंबस्टेबल का मीनिंग जलना ही होता है। तो जलने वाले पदार्थ कौन कौन से आप देख लीजिए कि अगर लकड़ी है वो जलती है, पेट्रोल होता है वो जलता है, उसके अलावा जो भी कोई गैस है, ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं जो जलती है, तो वो सारी कंबस्टेबल में आती है। तो वो सारे पदार्थ कौन से आ गए? फ्यूल। अब फ्यूल जो होते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड कौन सा होता है? सॉलिड वो फ्यूल होता है जो जलने के बाद में राख बनाए। अब राख कौन सा बना सकता है? आपको जो भी आपके मटेरियल है, आपके माइंड में जो भी मटेरियल चल रहा है जो जलने के बाद में राख बना दे, तो सॉलिड फ्यूल किसको कहेंगे अपने? जो जैसे लकड़ी, कागज़, कोयला, रुई, प्लास्टिक, ये सारे क्या हैं? जलने के बाद में राख बनाते हैं, तो इनको अपने सॉलिड फ्यूल की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल। अब लिक्विड फ्यूल कौन कौन सी होती हैं? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेफ्था इत्यादि, ये सारे लिक्विड फ्यूल है जो जलने के बाद राख नहीं बनाते, ये खत्म ही हो जाते हैं। आई बात समझ? तो इनको अपने बोलते हैं लिक्विड फ्यूल। ये जो जलते हैं, इनमें पानी भी आता है, पानी जलता नहीं, वो लिक्विड तो है, वो फ्यूल भी है, लिक्विड है, पर वो जलता नहीं, तो इसलिए अपने इस कैटेगरी में नहीं डालते। जो भी कंबस्टेबल फ्यूल हैं, जो लिक्विड्स हैं कंबस्टेबल, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको अपने तरल कैटेगरी बोलते हैं या लिक्विड कैटेगरी बोलते हैं। और तीसरा जो है वो गैस कैटेगरी। उसके अंदर कौन से होते हैं? जो ज्वलनशील कंबस्टेबल गैसेज हैं, जो ज्वलनशील गैसेज हैं जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये सारी इसके अंदर आती है। जो जलने के बाद में राख नहीं बनाती, वो भी खत्म हो जाती है। आई बात समझ? ये रहते हैं 3 फ्यूल की कैटेगरी। तो ये तो थे फ्यूल। कोई भी जैसे जो भी मटेरियल था जो जलने लायक था वो फ्यूल के अंदर आता है। ये अपने त्रिभुज का एक हिस्सा रहा। इसके बाद में दूसरा जो हिस्सा है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो अपने को वातावरण से मिलती है। जो भी आग है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आग को आप बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आग भी एक इंसान है। जैसे आप एक इंसान हो वैसे आग भी एक इंसान है। जलने के बाद में तो वो प्रॉपर इंसान बन ही जाती है, उसके बाद में वो इंसान नहीं होती। अगर वो बुझ चुकी है तब इंसान नहीं है, पर जलती है तब इंसान है। जो अपने को चाहिए वो सब आग को चाहिए। तो पहले अपने ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं पहले कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन अपने को वातावरण से मिलती है, तो आग को भी ऑक्सीजन वातावरण से मिलती है। फ्यूल अपने को खाने के लिए, अपने को पेट भरने के लिए, अपने को खाने के लिए, अपनी भूख लगती है तो अपने कुछ खाते हैं ना। तो वैसे ही आग को जब भूख लगती है उसको भी कोई ना कोई फ्यूल चाहिए ना, मटेरियल चाहिए। अब वो फ्यूल कैसा भी हो सकता है, जैसे अपने लिए भी कैसा भी हो सकता है, ठीक है, बट उसके लिए कंबस्टेबल चाहिए। अपने लिए कंबस्टेबल नहीं चाहिए, अपने को तो ऐसा चाहिए जिससे अपना पेट भर सके और अपने को नुकसान ना हो। ये हुई 2 बातें कि एक ट्रायंगल है, इसमें से अपने को फ्यूल भी पता हो गया और ऑक्सीजन भी पता होगी कि दोनों कहाँ से मिलेगी। अब बात करते हैं हीट की। हीट का मीनिंग है आग को जलने के लिए कोई ऊर्जा, कोई सोर्स चाहिए जिससे आग जल सके, जिससे अपने इग्निशन सोर्स बोलते हैं। ठीक है, इग्निशन सोर्स का मीनिंग है एक छोटी सी चिंगारी भरी आग के लिए चाहिए जिससे आग जल पाए, जिससे वो मटेरियल है जो है वो जल पाए। ठीक है, तो उसको अपने इसके अंदर डालते हैं इग्निशन सोर्स। तो इसे अपने ऐसे कह सकते हैं कि आग को जलने के लिए जो ऊर्जा मिलती है उसे अपने इग्निशन सोर्स, उसे अपने हीट कहते हैं। तो इसमें हो सकता है स्मोकिंग, कोई भी शॉर्ट सर्किट, ठीक है, चूल्हे की आग, ये सारे इग्निशन सोर्स हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया? तो इसे बोलते हैं अपने ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज। तो ये तीनों चीज़ें मिलके आग का एक त्रिभुज बनता है। अब अपने डिस्कस करते हैं आग को बुझाने के, आग को एक्सटेंशन करने के, आग को एक्सटिंग्विश करने के मेथड कि आग किन किन तरीकों से बुझ सकती है। बेसिकली आप सभी के माइंड में ये जवाब तो जरूर आया होगा कि आग को अपने पानी से बुझा सकते हैं, आग को मिट्टी से बुझा सकते हैं। तो ये तो रहे बेसिक तरीके कि अपने इन 2 चीज़ों से बुझा सकते हैं। अब अपने डिस्कस करेंगे इनके एक्चुअल मेथड के बारे में, जिनको अगर आपको पता है, अगर वो मेथड आपको पता है तो आप आग को आराम से आप समझ पाओगे कि किस तरह की आग है और उसको किस तरह से बुझाया जाए। मैं आपको यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन दे दूँगा।
तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे अपने आग को बुझा सकते हैं। तो आग को बुझाने के 3 मेथड हैं, आग को एक्सटिंग्विश करने की 3 मेथड्स हैं, 3 विधियां हैं। बेसिकली तो 3 विधियां हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये 4 विधियां होती है। कुछ बुक्स में कुछ ऑथर ने ये 4 विधियां भी बताई है, तो मैं आपको 4 के 4 बताऊंगा। तो ये 4 विधियां जो है वो पहली है स्टारवेशन, दूसरी है स्मूदरिंग और तीसरी है कूलिंग, और चौथी जो रहती है वो है बीटिंग मेथड। तो जो स्टारवेशन मेथड है उसको बोलते हैं अपनी भूखा मारना। दूसरा है स्मूदरिंग, स्मूदरिंग का मीनिंग होता है दम घोटना। कूलिंग का मेथड होता है ठंडा करना, और बीटिंग मेथड यानी कि पीट पीट कर बुझाना। अपने इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनको अपने किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आग के ऊपर। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं स्टारवेशन मेथड के ऊपर कि स्टारवेशन मेथड क्या होता है। तो अभी आपके सामने एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इस ट्रायंगल के जरिए अपने समझेंगे स्टारवेशन मेथड को। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, स्टारवेशन यानी कि भूखा मारना। तो भूखे मारने में होता क्या है कि जो ट्रायंगल है इसमें कौन सी चीज़ हटाएं कि आग को भूखा या आग भूखी रह जाए। तो उसके अंदर आग को जो फ्यूल मिलता है वो उसका एक ऊर्जा का सोर्स है। जैसे अपने कुछ खाना खाते हैं तो अपने को ऊर्जा आती है, तो वैसे ही आग है। आग को अगर आप लकड़ी, कागज़, कोयला या कुछ भी दोगे, कोई भी फ्यूल दोगे, तो उसमें भी ऊर्जा आएगी और वो और तेज़ी से जलेगी। तो अपने को उसी को हटाना है, उससे भूखा मारना है, उसका जो फ्यूल है उसको हटाना है। तो ट्रायंगल जो है उसमें से अगर अपने फ्यूल हटा देंगे तो उससे होगा क्या, आग बुझ जाएगी। तो अपने को ट्रायंगल में से फ्यूल को हटाना है। फ्यूल को हटा कैसे सकते हैं, आप एग्जाम्पल देखिए कि मेरे सामने या मेरे दोनों हाथ हैं, ये टेबल हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। तो इन टेबल्स को मैंने अपने आसपास में रखा। पहला जो टेबल है इसमें आग जल रही है, ये जल रहा है पूरा, अच्छी तरह जल रहा है पूरा, ठीक है। दूसरा टेबल जो है इसके पास में पड़ा है। अब क्या होगा कि यहाँ से आग ट्रांसमिशन तो होगी ना, फायर का ट्रांसमिशन होगा, फायर आगे आगे बढ़ती है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं एक टेबल जल जाएगा दूसरा पड़ा रहेगा वहीं पे, जलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये भी जलेगा। इसके आगे अगर कोई और मटेरियल पड़ा है तो वो भी जलना स्टार्ट होगा, अगर इसके टच में है तो, ठीक है। अगर इससे दूर भी है तो उतना भी हीट अगर जनरेट होता है तब भी वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ। तो ये जब जल रहा है, इसके साथ साथ में ये टेबल पड़ा है, तो अपने क्या करेंगे कि इसको फ्यूल हटाना, यानी कि स्टारवेशन में अपने क्या करेंगे कि जो दूसरा टेबल है ये इसके लिए फ्यूल है, पास में पड़ा रहेगा तो ये जल जाएगा ना। अपने इसको क्या करेंगे, साइड में कर देंगे, तो ये जल के ख़त्म हो जाएगा, अपना ये टेबल बच गया। आई बात समझ। तो अपने को फ्यूल को हटा दिया, अपने जो आग जल रही है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, उसको जलने दिया। अपने जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हटा दिया, अपनों ने आग को बुझाने का ट्राई नहीं किया। तो इसको बोलते हैं अपने स्टारवेशन मेथड। इसके अंदर अपनों ने आग को बुझाया नहीं, आग से मटेरियल को साइड में किया है। आग को बुझा भी सकते हैं, ठीक है। जब अपना मटेरियल साइड हो चुका है तब अपने आग को बुझा सकते हैं। तो ये तो था स्टारवेशन मेथड। दूसरा है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग में क्या होता है, वही सेम ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखना। इसका मीनिंग है दम घोटना। अब दम कैसे घोटेंगे, ट्रायंगल में से आग जो है या फिर अपने जो इंसान होते हैं, दम कैसे घुटता है। अपने को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपना दम घुटने लगेगा। तो यही सेम आग के साथ है। आग को भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको CO2 में कोई दिलचस्पी नहीं है। आग को ऑक्सीजन चाहिए, उससे वो जलती है। CO2 से तो आग बुझ जाती है, तो आग को ऑक्सीजन चाहिए। अब अपने को क्या करना है कि आग से ऑक्सीजन को हटाना है। जैसे अपने मटेरियल को हटाया वैसे ही आग से ऑक्सीजन को हटाना है। अब ये वही टेबल आपके सामने पड़ा है, ये जल रहा है, ऑक्सीजन कैसे हटाओगे भाई, इसमें से कैसे हटेगा। अब मैं इसको इधर उधर कहीं भी कर लूँ तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, इसको मैं ज़्यादा खिलाऊंगा तो अब अपने क्या करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन हटाने के तरीके काफ़ी हैं। उसको अपने ढक दें। ढकने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वह बंद हो जाएगी। बंद होने पे आग बुझ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अपने कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर अपने आएंगे। स्टारवेशन मेथड में भी काम आता था, स्मूदरिंग में भी काम आएगा, सभी जगह फायर एक्सटिंग्विशर काम आएगा। लेकिन अपने बेसिक समझ रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर तो आगे की कड़ी है, जब अपन उसको प्रॉपरली बुझाने का ट्राई करेंगे। तो स्मूदरिंग में होता ये है बेसिकली कि आग को मिलने वाली जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको अपने कट कर देते हैं और वो आग बुझ जाती है। तो जैसे कि बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं, जैसे जिनमें ऑयल वगैरह पड़ा है, तो उसके अंदर अपने फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। जैसे जो अगर लिक्विड की फायर है तो उसके अंदर अपने फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब अपने एक जेट एक जगह पे पिक करते हैं, पूरा एक जगह से जेट लगाते हैं, तो जो फोम होती है वो अपनी लेयर बनाती है पूरे
ड्रम के ऊपर या जो कंटेनर है उसके ऊपर, तो जो आग को मिलने वाली जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वह कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल में से मैंने क्या किया है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको मैंने कट कर दिया है, दूर कर दिया है। तो इससे क्या होता है, ट्रायंगल टूट जाता है और आग बुझ जाती है। अपने को बेसिकली ट्रायंगल को तोड़ना ही है, जो टेम्परेचर है एक समान रेशियो है उसको तोड़ना है, उसको बिखेरना है जिससे आग बुझ जाए। यहाँ तक आपको समझ आया। स्मूदरिंग मेथड जो होता है इसके अंदर अपने काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर कोई भी एलपीजी का सिलेंडर है उसके अंदर आग लगती है तो उसको अपने ढकते हैं, चाहे बकेट से ढकें चाहे कपड़े से ढकें, वो सारे क्या होते हैं, स्मूदरिंग मेथड। आग को मिलने वाली जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वह कट हो गई और आग बुझ गई। ये सेम मेथड अपने यूज करते हैं और बेसिकली सभी फायर के अंदर स्मूदरिंग मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है। आग को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई ही अपने कट करते हैं और आग को बुझाते हैं। तीसरा है कूलिंग मेथड। तो अब ट्रायंगल जो था उसमें से ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया पोर्शन, फ्यूल का भी हो गया पोर्शन पूरा। अब रहा हीट, तो जो कूलिंग है वो हीट से कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये आप कनेक्शन याद रखना, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये कनेक्शन आपको याद होंगे तब आप कर पाओगे। तीनों मेथड और 3 ही कड़ियाँ हैं, ट्रायंगल में भी 3 बुझाई हैं और मेथड भी 3 है आग को बुझाने के। चौथा मेथड है वो तीनों से मैचिंग करता है, वो उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेंगे। अब अपने को यहाँ पर कूलिंग मेथड का यूज करना है। कूलिंग से क्या होगा कि जो यहाँ पर हीट है वो कम हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। जैसा कि बेसिकली आग लगती है तो वहाँ पे अपने पानी का यूज करते हैं। पानी क्या करता है, आग को ठंडा करता है और आग को बुझा देता है। तो वही सारा सेम है कि आग को ठंडा करना है, वो कैसे भी हो, चाहे अपने फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें, चाहे पानी का, चाहे मिट्टी का, चाहे अदर कोई भी वेरिएंट का यूज करें जिससे आग बुझ सके, तो वो सारे यहाँ पे कूलिंग मेथड का यूज करते हुए आग को बुझाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दूंगा। इस बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है बीटिंग मेथड। बीटिंग मेथड क्या होता है कि आग को पीट कर बुझाना। तो ये बिल्कुल बेसिक सा है। पहले गाँवों में जो जंगल में आग लगती थी या खेतों में जैसे आग लग जाती थी तो उसको अपने पीट कर बुझाते थे, जो अपने बीटिंग मेथड का यूज करते थे। एक बांस का डंडा होता है लंबा सा, चाहे उसको बांस का मान लो चाहे लोहे का मान लो। आगे एक लोहे की एक रेक्टेंगुलर साइज में जाली लगी होती है जिसका अपने यूज करते हुए आग को बुझाते हैं। डंडा जो है वो लगभग आप मान के चलिए कि 5-6 फुट का होता है ताकि अपने आग से डिस्टेंस में रहें, और कोई उसमें लॉजिक नहीं है कि डंडा इतना ही फिट का होता है। तो ये था बीटिंग मेथड। अब इसका कोई अलग से मुझे लॉजिक नहीं लगा कि इसको एक अलग कैटेगरी में डालना चाहिए कि अगर कोई भी आग लगी है, जैसे अगर खेतों में आग लगी है तो वो घास फूस की आग मानी जाती है, उसको अपने कूलिंग मेथड के जरिए भी बुझा सकते हैं। तो यहाँ पे बीटिंग मेथड कोई जैसे अलग से लगा नहीं मुझे, बाकी है ये एक बीटिंग मेथड भी है जो काम आता है, काफ़ी जगह काम आता है, तो इसका यूज भी करते हैं। फायर सर्विस जो होती है, जो टेंडर होता है उसके ऊपर एक बीटर रखा होता है जिसका यूज करते रहते हैं काफ़ी बार। तो ये था बीटिंग मेथड और बाकी अपने वेरिएंट मेथड, तो इनके जरिए अपनी आग को बुझाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रह चुका है जिसको अपने बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, लेकिन अब अपने कंबाइंडली चल रहे हैं सभी को लेके, तो इसके अंदर अपने डिस्कस कर लेते हैं टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर के बारे में, जिसे चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर भी वही सेम ही है, जो ट्रायंगल होता है अब वह 3 भुजाओं का नहीं होता, वह अब 4 भुजाओं का होता है, जिसमें चारों भुजाएं सेम अनुपात में होती है। तो टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर के अंदर ये होता है कि जो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट है उसके साथ में एक चेन रिएक्शन और जुड़ जाता है। अब चेन रिएक्शन क्या होता है, तो चेन रिएक्शन होता है कि जो आग लगी है वह लगातार जलती रहे, तो उसको लगातार जलते रहने के लिए चेन रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है कि एक बार के लिए तो टेम्परेचर बराबर हुआ तो आग जल गई, अब वो टेम्परेचर वैसा ही रहना जरूरी है लगातार, उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। और दूसरा होता है चेन रिएक्शन में वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन क्या होता है, अब वेपोराइजेशन को आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले कि एक माचिस की तिल्ली को जलाया, उसके अंदर से जो जल रही है तो लास्ट में आपने जो छोर है उसका जो सेकंड छोर है वहाँ पे आपने देखा होगा कि वेपर्स निकलते हैं काफ़ी बार। ठीक है, वो आपने नहीं देखा है तो जो अपने चूल्हों में जो आग लगाते हैं तो उसमें जो लकड़ियाँ डालते हैं उसमें से वेपर्स निकलते हैं, पीछे बुलबुले से निकलते हैं, उनको वेपर बोलते हैं। तो वह जो निकल रहे हैं तब करके आग लगातार जलती रहती है। इसका मीनिंग बेसिक आपको बताऊं तो वो लकड़ी जो है या जो भी है मटेरियल वह पूरा शुष्क हो जाता है, उसमें से कोई भी वेपर नहीं रहता है और वह जलना स्टार्ट करता है, वह बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो यह वेपराइजेशन की प्रक्रिया है जो चेन रिएक्शन अपने बोलते हैं। तो अब जो आग होती है उसके अंदर 4 भुजाएं बनती है।
फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट और वेपोराइजेशन, जिसे चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो इन चारों को मिलकर आग जलती रहती है और लगातार आग जलती है। तो अपने अगर वेपोराइजेशन जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दें, उसको कम कर दें, तो आग भी बुझ जाएगी। तो इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर। अब आपको पता है कि जैसे अगर आग बुझा सकते हैं तो वैसे आग बढ़ भी तो सकती है ना। आग में भी तो पावर है, अपने पास अगर पावर है, 3 पावर अपने पास है कि अपने 3 मेथड से या 4 मेथड से आग को बुझा सकते हैं। तो आग के पास भी पावर है कि वो भी कहेगी कि मेरे पास भी मेथड है, मेरे पास भी 3 मेथड हैं जिससे मैं जल सकती हूँ। तो अब आप याद रखिए कि आग का जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ऑफ फायर, उसके अंदर भी 3 बुझाएं होती है। आग को बुझाने के भी 3 मेथड होते हैं और आग को जलते रहने के लिए भी 3 मेथड होते हैं। अब वो 3 मेथड क्या हैं? आग को जलने के लिए 3 मेथड होते हैं, उसे अपने बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। कि आग में जलने लायक क्या होता है, जो टेम्परेचर है वही है, वह टेम्परेचर अगर वैसा ही मेंटेन रहता है तब तो आग बढ़ती जाएगी ना। तो वही अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ये 3 प्रकार के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। कंडक्शन का मीनिंग होता है संचालन विधि, कन्वेंशन का मीनिंग होता है संवहन विधि और रेडिएशन का मीनिंग होता है विकिरण विधि। अब इन अपने तीनों के बारे में समझेंगे कि ये क्या नए नाम आ गए, अब इनके बारे में क्या होता है, तो अपने एक एक करके समझते हैं। तो पहला है कंडक्शन। तो जो कंडक्शन विधि है इसके अंदर क्या होता है कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कि ये मेरे सामने एक लोहे की रोड है, इसको आप मान लीजिए कि एक सरिया है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे एक लोहे की रोड है। तो इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे आग जलाना स्टार्ट किया, यहाँ से इसको हीटअप दी, तो ये गर्म होगा। गर्म होगा तो इसका जो टेम्परेचर है वह यहाँ से बढ़ता हुआ लास्ट में जाएगा, इस छोर तक जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे अपनी कोई भी चीज़ को, लोहे की कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो वह रेड होना शुरू करता है, तो पहले धीरे धीरे रेड होता हुआ कंप्लीट रेड हो जाता है। तो जो हीट का ट्रांसमिशन है वह लास्ट तक पहुंचा, तो इसको अपने बोलते हैं कंडक्शन मेथड, यानी कि संवहन विधि। इसके अंदर होता ये है कि जो टेम्परेचर है वह एक अणु से दूसरे अणु में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे करते हुए अपने एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। तो यहाँ पे अपनों ने आग लगाई या यहाँ पे बाई चांस आग लगी, चाहे कोई भी सरिया है या कहीं भी आग लगी है, तो वहाँ से आग बढ़ती हुई दूसरे सिरे तक पहुँची। और यहाँ पर अगर कोई भी मटेरियल ज्वलनशील है, जैसे कोई भी कपड़ा लगा हुआ था या फिर कोई भी पर्दा टंगा हुआ था या फिर कोई भी अदर मटेरियल है जो जलने लायक है, तो इसके संपर्क में आया, उसका टेम्परेचर बढ़ा और उसमें भी आग लग गई। तो आग यहाँ से लगी हुई थी और आग यहाँ भी लग गई, तो इसके बीच में एक ब्रिज का काम किया है इस रोड ने। तो यहाँ से हीट ट्रांसमिशन यहाँ तक हुआ, इसको बोलते हैं अपने संवहन विधि, यानी कि कंडक्शन मेथड। कंडक्शन में होता यह है कि हीट का ट्रांसमिशन किसी वस्तु से होता है, जो लोहे की रोड है उसके जरिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा, यानी कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, जो हीट है, जो ऊर्जा है, वह एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुई किसी वस्तु के सहारे। कन्वेंशन जो मेथड है उसके अंदर होता है कि आग जो जली हुई है उसमें से जो गर्म हवाएं निकल रही है, जो गर्म हवाएं, जो चिंगारियां निकल रही है, वह ऊपर की ओर जाती है। कॉमन सेंस की बात है कि वह ऊपर ही जाएगी, नीचे तो आएगी नहीं। तो जो ऊपर जाती है तो उसके ऊपर अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी ज्वलनशील मटेरियल है, उसके संपर्क में वह गर्म हवाएं या जो चिंगारी है वह जाएगी, तो उससे उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आग लग भी जाती है। जो भी कोई शॉपिंग मॉल है या सिटी मॉल है, इसके अंदर जब कभी आग, जैसे अमूमन अपने देखते हैं, तो आग जब लगती है तो वहाँ पे होता यही है कि जो ट्रांसमिशन होता है आगे की तरफ, कंडक्शन मेथड हो गया या कन्वेंशन मेथड हो गया, दोनों के जरिए होता है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल पड़ा है जो गर्म होने के बाद में अपना जो हीट है दूसरी तरफ प्रदान करता हो, दूसरी तरफ भेजता हो, तो वहाँ भी आग लगती रहेगी। चाहे बीच में दीवार हो, चाहे कुछ भी हो, आग बढ़ती रहती है। आई बात समझ। दूसरा अपना जो कन्वेंशन मेथड है उसके अंदर भी सेम है कि उसके अंदर जो आग से निकलने वाली जो गर्म हवाएं हैं वह कोई मटेरियल के पास टच करती है तो उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है और आग लग जाती है। तो इसे अपने बोलते हैं कन्वेंशन मेथड, संवहन विधि। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो चूल्हे के ऊपर अपने एक बर्तन रखा जिसके अंदर ऑयल या पानी डाला और उसको गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करने के बाद में उससे गर्म हवाएं जो निकलेगी, अगर वो गर्म हवाएं ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा गर्म हैं, तो उसके संपर्क में अगर कोई ऐसा मटेरियल आता है
तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसका अगर मैं और अच्छा एग्जांपल दूं तो आप कोई भी फास्ट फूड खाते हो तो वहाँ पे जो बर्तन में ऑयल डाला होता है, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि उसके अंदर आग लग जाती है। कुछ मिनी सेकंड के लिए वहाँ पे एक आग निकलती है थोड़ी सी और वो बुझ जाती है। तो वो इसी के कारण होता है, गर्म हवाओं के कारण। आई बात समझ। तीसरा है रेडिएशन, कि आग से निकलने वाली जो भी गर्म लपटें हैं वह चारों तरफ जाती है और उनके संपर्क में अगर कोई भी मटेरियल आता है जो ज्वलनशील है तो वह जलना स्टार्ट कर देता है। इसका एग्जांपल लूँ तो जो सूरज होता है उसके बीच में अगर अपने एक लेंस रखते हैं, कोई भी लेंस रखते हैं जिससे फिर अपने आगे एक कागज़ रखते हैं जिसको जलाते हैं, तो वैसा ही आग के साथ होता है कि ऐसा कोई मटेरियल रहता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। दूर अगर वह दूर भी है तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और अचानक आग लग जाएगी। तो ये होता है रेडिएशन मेथड, जिसको अपने विकिरण बोलते हैं। तो ये थे 3 मेथड जिनके जरिए आग का ट्रांसमिशन होता है, एक हीट का ट्रांसमिशन होता है, कन्वेंशन, कंडक्शन और रेडिएशन। अब अपने आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के अंदर, कि अभी अपनों ने समझा ट्रायंगल के बारे में, फिर अपनों ने समझा आग को बुझाने के बारे में और फिर अपनों ने समझा आग को बढ़ाने के बारे में। अब अपने समझेंगे कि आग कितने टाइप्स की होती है। जो आग के अंदर अपनों ने इसका क्लासिफिकेशन किया कि ये जो मटेरियल होता है, मटेरियल सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मटेरियल आते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ही आग का क्लासिफिकेशन भी रहता है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में मैंने बताया है कि आग जो होती है वह 4 टाइप्स की होती है। ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और डी क्लास फायर। फायर तो और भी टाइप्स की होती है जो अपने जैसे किचन की फायर को अलग रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको अपने के क्लास फायर बोलते हैं। साथ साथ में जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फायर है उसको ई क्लास फायर बोला जाता था पहले, अब नहीं बोला जाता, इसके अंदर इंक्लूड है। वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इंक्लूड है, लेकिन बहुत जगह अभी भी मानते हैं कि इनको अलग अलग दिखाया जाए। तो अपने इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनमें काफ़ी संशोधन करने वाला है कि एक पर्टिकुलर एक फिक्स बनाया जाए, लेकिन अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझिए। तो पहले अपने डिस्कस करते हैं ए क्लास फायर के बारे में। तो ए क्लास की जो फायर होती है वो होती है सॉलिड फायर, यानी कि ठोस पदार्थ की आग। अब ठोस पदार्थ आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए कि कोई भी ऐसे पदार्थ जो जलने के बाद में राख बनाए वो सारे ठोस पदार्थ हैं। तो उन सभी को अपने ए क्लास फायर के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे, सारे ए क्लास के अंदर आएंगी। जैसे लकड़ी, कागज़, कोयला, रुई, प्लास्टिक, ये सारे ए क्लास के अंदर आते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं आपको साथ साथ में बताऊँगा कि इनको बुझाएं कैसे। तो ए क्लास की जो फायर थी, जो सॉलिड पदार्थ की आग थी, उसको बुझाने के तरीके जैसे लकड़ी, कागज़, कोयला, रुई, प्लास्टिक, ये सारे हैं। इनको अपने पानी से बुझा सकते हैं, इनको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं, इनको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं और इनको एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ध्यान रखना, ए क्लास के अंदर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर अगर आए तो। दूसरा अपना है बी क्लास फायर। बी क्लास फायर होती है लिक्विड की फायर, यानी तरल पदार्थ की आग। अब तरल पदार्थ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, वो सारे तरल पदार्थ इसके अंदर आते हैं लिक्विड की फायर। बी क्लास लिक्विड की फायर, इसको बुझाने के लिए अपने कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें? तो इसको बी क्लास की फायर को बुझाने के लिए अपने फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ध्यान रखना, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज अपने ए क्लास में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें AFFF फोम होता है। इसके बारे में अपने आगे डिस्कस करेंगे, अभी अपने क्लासिफिकेशन के अंदर है। तो ये अपने फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आया। फिर है तीसरी क्लास जो है सी क्लास फायर। सी क्लास जो फायर होती है वो होती है गैस की फायर, यानी कि कोई भी जो कंबस्टेबल गैसेज हैं वो सारी सी क्लास के अंदर आती है। ए क्लास सॉलिड, बी क्लास लिक्विड, सी क्लास गैस फायर। सी क्लास फायर को बुझाने के लिए जिस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं वो होता है DCP फायर एक्सटिंग्विशर और या फिर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। तो सी क्लास के अंदर CO2 और DCP दोनों का यूज किया जाता है। इनसे अपने सी क्लास की फायर को बुझाएंगे। अब डी क्लास फायर आती है। डी क्लास फायर होती है मेटल की फायर, यानी धातुओं की आग, जिसके अंदर कोई भी मटेरियल जो कंबस्टेबल हो वो सारे डी क्लास के अंदर आते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे डी क्लास के अंदर आते हैं और इनको बुझाने के लिए स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। इसके अंदर आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी की फायर भी बता दूं तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई स्पेशल फायर नहीं होती। इसके बारे में मैंने काफ़ी बार पहले भी बता रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक जरिया है आग लगाने का,
वो खुद की उसकी कोई भी फायर होती नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट से जो चिंगारियाँ निकल रही है, अगर वहाँ पे कोई पर्दा है उसके अंदर आग लग गई तो वो कौन सी मानी जाएगी? तो वो पर्दे में आग लगी है। जरिया क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आग पर्दे में लगी है, तो इसको अपने ए क्लास फायर के अंदर देखेंगे। वही इलेक्ट्रिसिटी चिंगारी निकाल के अगर गैस में लगती है तो सी क्लास फायर, वही इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई लिक्विड में लगती है तो बी क्लास फायर। तो ये सारे रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी को डाला गया है वैसे तो ई क्लास फायर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, लेकिन अब इसे सी क्लास के अंदर डाला जाता है। इसको दिखाया सी क्लास के अंदर जाता है। इसके बाद में आती है किचन की फायर। किचन की फायर पहले तो इनके अंदर मिक्स थी, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते थे, लेकिन जिसे अब चेंज करके के या एफ क्लास फायर माना जाता है, किचन या फूड की फायर। तो इसमें अपने के क्लास फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसके बारे में आपको अगर कुछ भी डिटेल जाननी हो तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह के और कंटेंट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।